वेलकम टू यूपीएससी कोडिफाइड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम यूपीएससी की फाइनेस्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स को डिकोड करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपर्स। अगर आप अपना यूपीएससी ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 तक का सफ़र करना है तो आप सही जगह पर आए हैं। क्या आपको पता है कि आप भी ऑल इंडिया 1 ला सकते हैं? इसके लिए हमें प्रीवियस टॉपर्स के आंसर राइटिंग स्किल्स को समझना है और वो स्किल्स अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। तो हम इस वीडियो में टॉपर्स के आंसर राइटिंग स्किल्स को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम इन दोनों टॉपर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इशिता किशोरी ने अपने पहले 2 प्रीलिम्स फेल किए थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। अपने थर्ड अटेम्प्ट में वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए। उनका स्कोर 1094 मार्क्स था इस एग्जामिनेशन में। और आदित्य श्रीवास्तव का सफ़र थोड़ा और ट्विस्टी था। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 236 लेके आया था, लेकिन उनको आईएएस का पोस्ट नहीं मिल पाया। तो फिर उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया विथ ए स्टैगरिंग स्कोर 1099 मार्क्स। ये दोनों टॉपर्स का सफ़र यह बताता है कि फेल्यूर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन होता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके आंसर राइटिंग टेक्निक्स को, जो इनको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाते हैं। आज हम फोकस करेंगे जीएस पेपर 1 आर्ट और कल्चर के आंसर्स पे और देखेंगे कि किस तरह से इशिता और आदित्य के आंसर्स में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज थे जो उन्हें रैंक 1 तक लेके गए। दोनों टॉपर्स के आंसर्स का स्ट्रक्चर और कंटेंट कैसा डेवलप किया गया था, इनका प्रेजेंटेशन और यूज़ ऑफ एग्जांपल्स कितने पावरफुल थे, ये सब हम आज डाइसेक्ट करेंगे। तो अगर आप भी अपना आंसर राइटिंग गेम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और एयर 1 तक का सफ़र तय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कैसे अलग अलग रीजन्स के कल्चरल ट्रेडिशंस कैसे उनके रीजनल म्यूजिक में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 मेन पार्ट्स है। एक, कल्चरल ट्रेडिशंस। दूसरा, how are they reflected in their regional music, and third part is giving examples। तो चलिए हम देखते हैं कि इशिता किशोरी ने इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया है। इन्होंने पहले लिखा है कि इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशंस आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक ऑफ इट्स मदरलैंड। मतलब इन्होंने यहाँ पे ये एस्टैब्लिश किया है कि कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो उनके रीजनल म्यूजिक में रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक मैप बनाया है और डिफरेंट लोकेशन के म्यूजिकल फॉर्म्स को यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि नॉर्थ में पहाड़ी गीत, सेंट्रल इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिकल, साउथ में कर्नाटिक म्यूजिक, एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ पे ये नोट कीजिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है और इन्होंने बाद में इसको एलॉबरेट किया है अपने आंसर में। नेक्स्ट इन्होंने हेडिंग लगाया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। इसका मतलब यह है कि अब ये बताने वाली है कि कैसे कल्चरल ट्रेडिशंस इन म्यूजिकल फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो पहले इन्होंने कर्नाटिक त्रिरत्न के बारे में लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी के म्यूजिक में उस जगह के रीजनल कल्चर और सोशल एस्पेक्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने ये बताया है कि कैसे पर्शियन कल्चर हिंदुस्तानी म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होता है और इन्होंने एग्जाम्पल घराना का दिया है। दोस्तों एग्ज़ाम की कंडीशन में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं कर पाते,
लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स लिखे तो बस हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल्स हम ये भी लिख सकते हैं कि सितार, संतूर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर्शियन इंस्ट्रूमेंट से मेल खाते हैं। आप अपने आंसर में कव्वाली, ख्याल को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो पर्शियन म्यूजिक से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने भक्ति मूवमेंट का दिया है और बताया है कि थ्रू भक्ति मूवमेंट कास्ट डिफरेंसेस सोसाइटी में कम हुए हैं और इन्होंने एग्जाम्पल मीराबाई के भजन का दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने ट्राइबल म्यूजिक का लिया है और इन्होंने ये बताया है कि ट्राइबल म्यूजिक में नेचर वर्शिप का कल्चर दिखाई देता है। इन्होंने सेक्रेड ग्रूव्स का एग्जाम्पल दिया है इस सिनेरियो में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पहाड़ी गीत, जो हिमालय के पास रहने वाले स्टेट्स में गाया जाता है। इन्होंने ये लिखा है कि पहाड़ी गीत वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, एग्जाम के प्रेशर में कभी कभार हमें एग्जाम्पल्स याद नहीं आते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है इन्होंने वे ऑफ लाइफ को मेंशन किया है, मतलब कभी ऐसा हो कि आपको पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है तो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को मेंशन कर सकते हैं आप। इन्होंने चमोली डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। दोस्तों, उस टाइम ये न्यूज़ में था कि कर्नाटिक म्यूजिक का कल्चरल ट्रेडिशन को सेफगार्ड करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जाए, तो इन्होंने इस न्यूज़ आर्टिकल को कॉलोनियल माइंडसेट को ब्रेक करने से जोड़ा है और इन्होंने एक सॉल्यूशन ये दिया है कि इन म्यूजिकल ट्रेडिशंस को स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाए और एनसीसी, एनएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन्हें एंकरेज किया जाए। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए कि हमें हमेशा कंक्लूजन में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाना पड़ेगा और प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन को मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे स्टेट्स और उनके म्यूजिकल फॉर्म्स और कैसे उस जगह के कल्चरल ट्रेडिशंस उस म्यूजिक में रिफ्लेक्ट करते हैं ये शॉर्ट पॉइंट्स में बताया है। चलिए देखते हैं। पहले पंजाब। पंजाब में भांगड़ा जो डांस होता है वो वहाँ के हार्वेस्ट फेस्टिवल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बाउल म्यूजिक उस जगह का मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर मेरा ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग गया तो माफ़ कीजिए, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं था। नेक्स्ट साउथ तमिलनाडु के कार्नाटिक म्यूजिक उस जगह का स्पिरिचुअलिटी और टेम्पल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लावनी के थ्रू फोक सेलिब्रेशन और सोशल कमेंट्री रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट असम के बिहू में वहाँ के एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स रिप्रेजेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश के ठुमरी से रोमांटिसिज्म और कोल्ट कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। गुजरात के गरबा से नवरात्रि फेस्टिवल और कम्युनिटी सेलिब्रेशन रिप्रेजेंट होता है। दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम आदित्य श्रीवास्तव के आंसर राइटिंग को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अगेन ये जीएस पेपर 1 और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रेडिशनली जो थिएटर के फॉर्म्स थे उनमें सोसाइटी का आइडियल्स, इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं और एक कम्युनिटी में एक इंडिविजुअल का रोल क्या होता है वह भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इन्होंने अपने आंसर का स्टार्टिंग एक करंट अफेयर को इंक्लूड करके किया है। इन्होंने यह बताया है कि रामलीला और मुडियट्टू को अनटैंजेबल हेरिटेज का रिवार्ड मिला है और ये भी मेंशन किया है कि ये ऑलरेडी यूनेस्को के अनटैंजेबल लिस्ट में इंक्लूडेड है। इन्होंने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बताया है कि कैसे ट्रेडिशनल थिएटर वहाँ के सोसाइटी के आइडियल्स और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये बताया है कि
हाउ इंडिविजुअल रोल इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशनल थिएटर। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल रामलीला का लिया है। इन्होंने यहाँ पे ये बताना चाहा है कि कैसे रामलीला के थ्रू हमें अपने एपिक्स का इम्पोर्टेंस मालूम होता है। नेक्स्ट इन्होंने मथुरा का एग्जाम्पल लेते हुए ये बताया है कि कृष्ण लीला के थिएटर में लव का इम्पोर्टेंस शो किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उत्तराखंड से लेते हुए इन्होंने ये बताया है कि वहाँ के लोग नेचर सेंट्रिक लाइफ को जीते हैं और ये उनके रामम थिएटर में भी एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट केरला के मुडियट्टू से हमें ह्यूमन बीइंग के 3 बेसिक इमोशंस जो सात्विक, राजसिक, तामसिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में इन्होंने इंडिविजुअल के रोल को मेंशन करते हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एज प्रमोटेड इन रामायणा। नेक्स्ट ओडिशा स्टाइल के थिएटर में लाइफ सेंट्रिसिटी को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट तमिलनाडु के रामकोट्टू में यह बताया जाता है कि कैसे इंसान को पुरुषोत्तम रहना चाहिए। और इन्होंने एंड में एक सिंपल कंक्लूजन लिखा है कि ट्रेडिशनली थिएटर्स लोगों को सोशलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और हमें इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर भी आपके लिए और कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठा किए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कैसे वो थिएटर के फॉर्म्स सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल नाट्य शास्त्र है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि नाट्य शास्त्र सबसे पुराना थिएटर फॉर्म है और इसमें एक इंसान का अपने कम्युनिटी के प्रति क्या धर्म रहना चाहिए और क्या कर्म रहना चाहिए ये बताया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कथकली है जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है। इसका मेन थीम रामायण और महाभारत होता है और इसके थ्रू सोशल वैल्यूज और राइचियस कंडक्ट को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र का तमाशा है। ये एक डायलॉग और सॉन्ग फॉर्म में होता है और इसके थ्रू सोशल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया से है और वहाँ के थिएटर फॉर्म का नाम है नौटंकी। दोस्तों नौटंकी में स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके थ्रू लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है टू डिस्कस मोरल डायलेमास, सोसाइटी के इश्यूज और पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी किया जाता है और कल्चरल वैल्यूज़ को रीइंफोर्स भी किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर्नाटक का यक्षगना है। ये एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर है जहाँ पे डांस, म्यूजिक और एलॉबरेट कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसमें हर एक इंडिविजुअल के इंटरकनेक्टेडनेस को और उनके सोसाइटी पे आउटकम को हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट गुजरात के भावाई परफॉर्मेंसेस के थ्रू इंडिविजुअल के पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट और एंकरेज किया जाता है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि दोनों ही टॉपर्स ने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट जस्टिस दिए हैं। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस और आंसर्स को एनालाइज करके आज हमने ये सीखा है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में काफ़ी सारे पार्ट्स को पूछता है और हमें अपने आंसर में हर एक पार्ट को एड्रेस करना चाहिए। हम अपने आंसर्स को अलग अलग पार्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आदित्य श्रीवास्तव जी ने लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे हर एक थिएटर के नीचे मैंने ये मेंशन किया है कि कैसे वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों हम ये भी सीखे हैं कि आंसर्स में डायग्राम इंक्लूड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम अपने इंट्रोडक्शंस में करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आदित्य श्रीवास्तव जी ने लिखा है, या क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जैसे ईशिता किशोरी जी ने लिखा है। दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ईशिता किशोरी जी का कंक्लूजन आदित्य श्रीवास्तव के कंक्लूजन के मुकाबले अच्छा था। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा और ऐसे ही
टॉपर्स के आंसर्स का एनालिसिस और पीवाईक्यू एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।